सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें है इनकैप्सुलेशन। क्या है इनकैप्सुलेशन की अलग अलग डेफिनेशन है। एक ये है कि द एबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इनकैप्सुलेट और टू कीप द वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन टुगेदर। इस तरीके से हम कह सकते हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि पैकेजिंग एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद इन इट्स मेथड इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यानी कि हम किस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट किसी तरीके से ऑब्जेक्ट वेरिएबल को मेथड के अंदर इनकैप्सुलेट कर सके, क्योंकि जब हम वेरिएबल को एक्सेस केवल मेथड से कर पाएंगे तो हम एक तरीके से इनकैप्सुलेट कर रहे हैं मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ये एक फिनोमेना, इसकी भी अलग-अलग डेफिनेशन है। अ फिनोमेना दैट व्हिच इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम फंक्शन कॉल। बेसिकली ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन हो गई, या एक तरीके से आप कह सकते हैं फिनोमेना जिसमें एक ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगा अलग अलग तरीके से जब फंक्शन कॉल आए। जब फंक्शन कॉल आए सेम नाम के, तो एक इंटरफेस आपको दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक तरीके से इंस्टेंस है क्लास का। तो ऑब्जेक्ट एक सॉफ्टवेयर बंडल है जिसमें वेरिएबल और रिलेटेड मेथड रहते हैं। ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक तरीके से आप नया क्लास बना रहे हैं, जिसे हम डिराइव्ड क्लास कह रहे हैं, और वो क्लास बना रहे हैं आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है या बेस क्लास है। तो इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि आप रीयूज कर रहे हैं चीजों को, जो ऑलरेडी बनी हुई है उनको रीयूज कर रहे हैं। तो जो डिराइव्ड क्लास है उसके पास सारी कैपेबिलिटी जो बेस क्लास की है वो आ जाएगी, और इसके अलावा वो अपने नए एम्बेलिशमेंट्स या रिफाइनमेंट्स कर सकता है, नई चीजें उसमें ढाल सकते हैं आप जो डिराइव्ड क्लास आपने बनाई है। वर्चुअल क्लास क्या है और एक फ्रेंड क्लास क्या है? वर्चुअल क्लास, फ्रेंड क्लास हम तब यूज करते हैं जब दो या उससे अधिक क्लास इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि वो आपस में साथ काम करें और एक दूसरे का एक्सेस चाहती हैं। अब वो आपस में तो चाहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा कोई और ना करे। जैसे मैंने कहा एक क्लास 1 है, क्लास 2 है, हम इस तरीके से इसको हमने डिजाइन किया कि आपस में काम करेंगे, एक दूसरे के मेंबर ही एक्सेस करेंगे, लेकिन बाहर का कोई और इन दोनों के मेंबरान को, इनके फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पाए। यानी कि हम प्राइवेट को प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई प्राइवेसी ना हो सकता है कि आप एक क्लास बनाएं डेटाबेस। ओके, अब इसमें एक डेटाबेस कर्सर, उसमें जो प्रिविलेज है इंटरनल्स है इस क्लास डेटाबेस का, जो वेट के पास है। और आप ये चाहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आप एक क्लास बनाते हैं, क्लास डेटाबेस, तो आप ये चाहते हैं कि जो इसका इंटरनल हो वो अब अगर मेन से हम एक्सेस करें, तो अगर कोई आपने क्लास बनाई कर्सर भी, जो दोनों आपस में साथ काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस कर्सर की चीज को एक्सेस कर पाए कर्सर डेटाबेस को, तो आप क्या करेंगे? इसको फ्रेंड क्लास बना देंगे। What is the word you will use when defining a function in a base class to allow this function to be polymorphic function? Polymorphic function. उसके लिए आप वर्चुअल यूज करेंगे। अभी जो पिछला सवाल देखा था उसमें वर्चुअल था। अब वर्चुअल के बारे में हम ये बात करेंगे कि वर्चुअल किस लिए यूज होता है। अगर आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कॉल करो, जो कॉल हो जो आपके बेसिकली डिराइव्ड क्लास है, उसमें आपने फंक्शन को ओवरराइड किया है, या ऊपर वाले फंक्शन या बेस क्लास के फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, या अपने आप से इंप्लीमेंट किया है, वही नाम का। अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों में से किसको कॉल किया जाए, और आप बेस पॉइंटर से कॉल कराना चाह रहे हैं, तो आप वर्चुअल देंगे उसको। व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग डेटा इन फंक्शन? उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन की दूसरी डेफिनेशन ये हुई, इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट द बाइंडिंग ऑफ डेटा इन फंक्शन। व्हाट आर द टू वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ डीएलएल? डीएलएल से फंक्शन को एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका है? पहले तो आप ले सकते हैं रेफरेंस उस फंक्शन का जो डीएलएल इंस्टेंस है, या आप सीधा डीएलएल टाइप लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास? ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या अंतर है? और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है और क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये है तो सेपरेट, लेकिन ये आपस में इतने जुड़े हैं जैसे माँ और बच्चे का रिलेशनशिप होता है। एक माँ है जिसे हम क्लास कहते हैं, उसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बेटा बेटी, छोटे बड़े सब हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स उनके क्लास माँ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट उसके बच्चे हो जाएंगे। तो हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है, यानी हर एक बच्चे का की कोई ना कोई मदर होती है, और हर एक क्लास के पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि अगर कोई माँ है, माँ तभी होती है जब उसके बच्चे हो, तभी वो माँ कहलाएगी। तो माँ वो होती है जब उसके एक से ज्यादा बच्चे हों और रिलेटेड हो। कैसे? वो बच्चे आपस में भाई बहन होंगे, तो भाई बहन है यानी कुछ प्रॉपर्टी शेयर करते होंगे, और उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक क्लास एक स्टैटिक है। अगर जो एट्रीब्यूट्स है क्लास को आप फिक्स कर दें पहले, जब ड्यूरिंग या आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो इसमें जो एट्रीब्यूट है वो चेंज नहीं होंगे। तो क्लास जिसमें ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है, जिसे हम स्टैटिक कह रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी क्लास को बिलोंग कर रहा है, सर्टेन क्लास किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस जहां से वो क्रिएट हुआ है, दैट इट इज क्रिएटेड, तो इसका मतलब ये है कि वो उस क्लास को बिलोंग करता है तब तक जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट का लिमिटेड लाइफ स्पैन है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है,
लेकिन इस लाइफ टाइम के बीच में इसके जो एट्रीब्यूट्स है, इसके जो मतलब अगर हम जनरल बात करें रियल वर्ल्ड में तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ एक्शन होंगे। लेकिन अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जो डेटा मेंबर्स हैं, जो फंक्शन है, वो बार बार चेंज होते रहेंगे, यानी उनके स्टेट चेंज होते रहेंगे। क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी प्लस प्लस में। ध्यान दीजिएगा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कहा था, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन वही है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। इसको हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम रियल वर्ल्ड को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। एक बार क्रिएट हो गई क्लास, तो क्लास की स्पेसिफिक्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। क्लास बन गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट से उसे एक्सेस करिए क्लास के अंदर के मटेरियल को। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड जैसे नाम बता रहा है, दोस्त। एक फंक्शन जो उस क्लास के दोस्त की तरह काम करेगा। अब दोस्त है, अब आपका जैसे कोई भी एक आदमी आता है आपके घर में, तो आप उसको एंट्री देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके साथ जो पढ़ता होगा वो अगर आएगा तो आप उसको एंट्री देंगे? बकायदा अपने बेडरूम में बुलाएंगे, अपने किचन में वो जा सकता है, आप बैठ के उसके साथ खाना खाएंगे, उसके बाद टीवी देखेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो वो आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सारी जगह को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। यही बात है कि एक फ्रेंड जो होता है, एक फ्रेंड अगर फंक्शन है क्लास का, तो वो आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर दोनों को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन मेंबर नहीं होता है क्लास का, यानी आपके घर का मेंबर नहीं है आपका दोस्त, वो बाहर से आया है, लेकिन वो क्लास डेफिनेशन में लिस्टेड है, आपके दोस्तों में लिस्टेड है। Which recursive sorting technique always makes recursive call to sort subarrays that are about the size of the original array? कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक है? क्या ये मर्ज सॉर्ट है? मर्ज सॉर्ट हमेशा रिकर्सिव कॉल लेता है ताकि आप सब अरे को, एक अरे है उसको बीच में भागिए, उसको पार्टीशन करिए दो इक्वल हाफ साइज में, और उसके बाद फिर इनको बांटिए तब तक जब तक एक मेंबर ना हो जाए, फिर उसके बाद इनको आपस में मर्ज करके फिर कंबाइन कर लीजिए। बहुत बढ़िया सॉर्टिंग टेक्निक है ये, ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लगता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का तरीका यह है कि आप हाइड करना चाहते हैं जो अनवांटेड डिटेल है यूजर से, इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। जो यूजर को नहीं चाहिए क्यों ना हम उसे एब्स्ट्रैक्ट कर दें। व्हाट आर वर्चुअल फंक्शंस? वर्चुअल फंक्शन आपके डिराइव्ड क्लास को, जो डिराइव्ड क्लास में इंप्लीमेंटेशन है, तो ये अलाउ करती है डिराइव्ड क्लास टू रिप्लेस द इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द बेस क्लास। बेस क्लास में अगर कोई इंप्लीमेंटेशन है वो आप अपने डिराइव्ड क्लास में उसे रिप्लेस कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन के जरिए। और कंपाइलर ये बिल्कुल श्योर करता है कि जो रिप्लेसमेंट है ये तब कॉल हो जब ऑब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन में है हमें वो डिराइव हुआ है बेस क्लास से, चाहे वो आप बेस पॉइंटर से ही क्यों ना कॉल कर रहे हैं, डिराइव पॉइंटर से नहीं। आपने डिराइव किया, डिराइव के बाद आप बेस पॉइंटर से करेंगे तो बेस फंक्शन ही कॉल होगा। लेकिन अगर आप बेस पॉइंटर से आपके डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये आपको क्या दे रहा है? ये पॉसिबिलिटी दे रहा है कि जो बेस क्लास में जो फंक्शन आपने लिखे हैं, एल्गोरिथम लिखे हैं, वो आप रिप्लेस कर सकते हैं डिराइव क्लास से। इवन इफ यूजर डोंट नो अबाउट द डिराइव क्लास, यूजर को पता ही नहीं डिराइव क्लास के बारे में, फिर भी बेस पॉइंटर से वो एक्सेस करा, उसको केवल बेस क्लास के बारे में पता है, वो डिराइव क्लास के बारे में जानता नहीं है, लेकिन वो बेस पॉइंटर यूज करेगा और जैसे फंक्शन कॉल करेगा वो डिराइव क्लास का यूज हो जाएगा। डिफरेंस क्या है एक्सटर्नल इटरेटर में और इंटरनल इटरेटर में या आइटरेटर में? एडवांटेज भी बताइए एक्सटर्नल इटरेटर का। इंटरनल इटरेटर ये इंप्लीमेंट होता है मेंबर फंक्शन के साथ उस क्लास के, जहां पर आइटम होंगे एक एक करके आप जिसको स्टेप मतलब एक्सेस कर सकें। एक एक्सटर्नल इटरेटर होता है, ये एक सेपरेट क्लास की तरह इंप्लीमेंट होता है, उसे आप अटैच कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें फिर से स्टेप थ्रू हो, एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल इटरेटर इसके पास एक एडवांटेज है कि अलग अलग इटरेटर्स आप एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है? स्कोप रेजोल्यूशन जैसे नाम बता रहा है, अगर स्कोप को रिजॉल्व करना है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये अगर आपको फंक्शन लिखना है, आप क्लास में नहीं लिखना चाहते, हम क्लास से बाहर लिखना चाहते हैं फंक्शन, तो आप स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर से बताएंगे, बस यहाँ पर नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन कहेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास का नाम होगा या फंक्शन का नाम होगा, ये आपको बता देगा कि ये फंक्शन जो है ये उस क्लास का है लेकिन बाहर लिखा गया है। इसी तरीके से आपको और भी चीज एक्सेस करनी हो तो स्कोप रेजोल्यूशन एक्सेस करने में मदद करता है आपकी। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर वर्चुअल फंक्शन? वो फंक्शन जिसके आगे वर्चुअल लिखा हो और j इक्वल टू 0 हो, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होगी, क्या डिक्लेरेशन होगा। एक प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जहां पर बेस क्लास उसे फोर्स करती है कि प्लीज इसका इंप्लीमेंटेशन आप अपने आप दीजिए। इस मेंबर फंक्शन नॉर्मली मैं नहीं कहूंगा, इसको काट देता हूं। मेंबर फंक्शन जो मेंबर फंक्शंस है, वर्चुअल फंक्शंस है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन इक्वल टू 0 करेंगे तो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। जैसे क्लास बनाई आपने और यहाँ पर कहा वर्चुअल वॉइड ड्रॉ इक्वल टू 0, तो ये ड्रॉ फंक्शन है, इसके आगे वर्चुअल लगा हुआ है, इसके आगे इज इक्वल टू 0 लगा हुआ है, ये फंक्शन ड्रॉ अपने आप क्या बन गया? प्योर वर्चुअल फंक्शन। और अपने आप ये क्लास क्या बन गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी इस क्लास का अब आप क्या कर सकते हैं?
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं। क्या इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं? हाँ, अगर आप इस क्लास को डिराइव करें या इस क्लास से डिराइव करें कोई डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास में आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल डेफिनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एग्जाम्पल के साथ बताइए। पॉली मीन्स काफी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू assume or be replaced by become many different forms of the object। तो ऑब्जेक्ट की जो पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग स्टेट ले सके, अलग अलग फॉर्म ले सके एक ही इन्वोकेशन पे। एक इन्वोकेशन दिया आपने, जैसे मान लीजिए ऐड फंक्शन, ऐड बोला, ऐड फंक्शन बोलते हुए अलग अलग फॉर्म लेगा। ऐड वो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर देगा, ऑब्जेक्ट वो इंटीजर को भी ऐड कर देगा, वो फ्लोट को भी ऐड कर देगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप 3 तकनीकें हैं C++ में, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन भी रिलेटेड कहां से है? किससे? पॉलीमॉर्फिज्म से। जैसे प्लस साइन है, अब ये 2 इंटीजर को भी ऐड कर सकता है, 2 स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकता है, जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कह रहे हैं। हाउ कैन यू फाइंड नोड्स विद रिपीटेटिव डेटा इन अ लिंक्ड लिस्ट? ऐसे नोड कैसे पता करेंगे जिसमें रिपीटेटिव डेटा होगा? आप एक प्रोग्राम लिखिए, वो एक्सेप्ट करे एक स्ट्रिंग को किसी भी ऑर्डर में, और फ्लैश कर दीजिए एरर यदि कोई भी कैरेक्टर डिफरेंट है। जैसे अगर आप ABC इनपुट करते हैं तो ABC, BCA, CBA, CAB, BAC ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन AAC और BCD को आप अनएक्सेप्टेबल कर देते हैं। तो प्रोग्राम जहां पर एक स्ट्रिंग ले रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, और जहां पर कोई भी कैरेक्टर इसमें अलग होता है, तो आप यहाँ पर एरर दे दिए। और इस तरीके से आप एक फंक्शन लिखिए जो प्रिंट करें सारे परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे ABC है, अगर आप इसके परम्यूटेशन देखें तो ये सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो यूनिक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं इसको। Why are arrays usually processed with for loop? array loop से क्यों प्रोसेस होते हैं? जो रियल पावर है array की, array का मतलब क्या है? array का मतलब ये है कि जैसे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आपको 100 करने पड़े तो आप array लीजिए। अल्टीमेटली आपने क्या किया? 100 वेरिएबल ही तो डिफाइन किए हैं। तो 100 वेरिएबल एक साथ अगर रखने हो, एक के बाद एक रखने हो, तो आप array ले लीजिए। तो array एक पॉसिबिलिटी है। array की फैसिलिटी ये है कि आप एक इंडेक्स वेरिएबल से पूरे array को ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी कि एक i ले लीजिए और यहाँ ट्रैवल करते रहिए, और हर बार आप एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को सीधा एक्सप्रेशन आई से। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें इटरेशन चाहिए, एक के बाद एक हमें आगे जाना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे कंटिन्यूअसली स्टोर्ड है, एक के बाद एक मेमोरी में स्टोर्ड है। तो आई हम यूज करेंगे काउंटर, या कोई भी काउंटर यूज करते हैं 0 से लेकर a-1 तक जाके, जो लेंथ -1 है। तो यही काम लूप भी करता है, इसलिए हम लूप यूज करते हैं। एचटीएमएल टैग क्या होता है? एचटीएमएल टैग एक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट है एचटीएमएल लैंग्वेज, जो किसी तरीके से एब्रिविएट करता है, छोटा बनाता है किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को, जो एग्जीक्यूट होगा जब एचटीएमएल स्क्रिप्ट लोड होगी वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर उसे इंटरप्रेट करेगा। एक मेथड की तरह है जावा में, जैसे जावा में, या फंक्शन है C++ में, या प्रोसीजर है पास करने, या सब रूटीन है। अब अगला सवाल है कि क्या कुछ रॉन्ग है इस कोड में? T*p = 0 डिलीट p। जी हाँ, अगर आप डिलीट p करेंगे, ये पॉइंटर इसको डिलीट करना चाहेंगे, तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये नल पॉइंटर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। हाउ डू यू डिसाइड वेदर और विच इंटीजर टाइप टू यूज? देखिए, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इंटीजर के अलग अलग वेरिएशन होते हैं। एक इंटीजर है, उससे कम लेना चाहें तो शॉर्ट है, उससे ऊपर लेना चाहें तो लॉन्ग है। अगर इंटीजर 1 बाइट में रखना है, जैसे आपको वैल्यू आपको पता है 255 से कम है, तो आप शॉर्ट ले लीजिए। 2 बाइट रखना है तो इंट ले लीजिए। अगर उससे ज्यादा चाहते हैं तो आप लॉन्ग ले लीजिए। एक जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी एक फॉर्म में इंटीजर ही होता है। शॉर्ट 2 बाइट है, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, लेकिन एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। शॉर्ट आपका 2 बाइट का है, इंटीजर आपका जनरली 2 से 4 बाइट होता है, कंपाइलर डिपेंडेंट है। लॉन्ग 4 बाइट का होता है, लॉन्ग आपका 8 बाइट का होता है। ऐसे लॉन्ग डबल भी है, बहुत बड़ा वैल्यू ले सकता है, लेकिन लॉन्ग डबल हम इंटीजर नहीं ले सकते। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिक्लेयर एंड डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है डिक्लेयर देम आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल द फाइल्स सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन ऑल द फंक्शंस। जब आपने ऊपर iostream या फिर #include.stdio.h कर दिया, उसके बाद आप इसको ग्लोबल को दे दीजिए ताकि सब यूज कर सकें। व्हाट डज एक्सटर्न मीन इन फंक्शनल डिक्लेरेशन? एक्सटर्न का मतलब ये है कि अलग अलग चीजें इसमें। एक्सटर्न का मतलब ये है, कोई भी फंक्शन डिक्लेरेशन में अगर आप इसको यूज करते हैं, तो हम इस फंक्शन को वी कैन मेक द फंक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड आउटसाइड द फाइल इन व्हिच इट इज डिफाइंड। आपने किसी भी फंक्शन, आपने ये फंक्शन लिया और उसके आगे एक्सटर्न लिख दिया, तो अब ये बाहर कहीं भी यूज हो सकता है। एक एक्सटर्नल वेरिएबल, एक एक्सटर्न वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन या डिक्लेरेशन also makes the described variable of function usable by succeeding part of the current source file। तो वो जो सोर्स फाइल में भी नीचे जो चीजें हैं वहां पर भी ये यूज हो सकता है। तो डिक्लेरेशन एक तरीके से डिस्क्राइब करता है वेरिएबल को जो एक्सटर्नली डिफाइंड है।
तो अगर डिक्लेरेशन कोई भी एक आइडेंटिफायर के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस फाइल स्कोप में, और कोई भी एक्सटर्नल डिक्लेरेशन सेम आइडेंटिफायर का मिलता है, तो जो ब्लॉक के अंदर है विद इन अ ब्लॉक इट रिफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, वो उसी को कॉल करेगा। अगर कोई डिक्लेरेशन आइडेंटिफायर की एग्जिस्ट नहीं करती फाइल स्कोप में, तो इसका मतलब ये कि आइडेंटिफायर का कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लिंकेज है। What can I safely assume about the initial values of the variables which are not explicitly initialized? देखिए पूरी तरीके से डिपेंड कंपाइलर पे डिपेंड करता है, वो गार्बेज वैल्यू भी असाइन कर सकता है अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया आपने तो। What is the difference between character A string and char star P string? पहले केस में 6 बाइट एलोकेट हो जाएंगे वेरिएबल A को जो फिक्स है, जबकि दूसरे इसमें जब पॉइंटर P देख रहे हैं आप, स्टार P यहां पर है, जो विच इज दिस स्टार P is assigned to some other value, the allocate memory can change, यानी कि जैसे आप इसको किसी और को allocate करेंगे तो मेमोरी चेंज हो जाएगी। जैसे फिलहाल तो ये ले रहा है, यहां नहीं हो पाएगा। इसके बीच में डिफरेंस जो हमने देखा, जैसे ए स्ट्रिंग दिया, कैर P दिया, तो डिफरेंस इसका और समझिए। P यहां पर पॉइंट कर रहा है एक कांस्टेंट स्ट्रिंग को, तो आप कभी भी ये यू कैन नेवर सेफली से कि Px equal to x, P3 equal to x, कैन यू से इज इट 3 देयर? नो। हाँ, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि A3 is equal to डबल x, ये स्ट्रिंग, और कैर A स्ट्रिंग का मतलब ये है, ये कैर एरे इनिशियलाइजेशन है, और जो कैर स्टार P है स्ट्रिंग, ये नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है एक कांस्टेंट स्ट्रिंग को, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है ना, इसका नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है, और ये केवल एक कैरेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन है। ये तभी परमिटेड है ओनली इन द केस ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर इन C++, जो हमने रखा हुआ है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी C के साथ दर्ज करने में। तो यहां पर देखिए A के पास कितनी बाइट्स हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और एक स्लैश 0 जो एंड करता है, जबकि P के पास क्या है? कितनी बाइट्स है यहाँ पर? P के पास एड्रेस है जो वो पहले इसको पॉइंट कर रहा है, इट इज ओनली पॉइंटिंग हियर, सो उसके पास ये बेसिकली कंपाइलर पे भी डिपेंडेंट होता है। आप ये समझ लीजिए, इन नंबर्स को छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि इसके लिए फिक्स नंबर फिक्स होता है कि साइज इसको मिल जाता है, जबकि P केवल इसको पॉइंट कर रहा होता है, S को। तो P हैज मतलब मेमोरी की भी कंसीडरेशन है यहाँ पे। एक और इसका मतलब समझिए कि जैसे ये है, मैंने बताया कि ये 7 बाइट स्टोरेज में ले लेगा, स्टैटिक मेमोरी ब्लॉक, जहाँ पर हर एक कैरेक्टर होगा और लास्ट में एक नल कैरेक्टर होगा, नल कैरेक्टर के लिए। लेकिन जैसे ही आप ये स्टार P करेंगे ना, तो जो सिमिलर 7 बाइट आपको रिक्वायर हो सकते हैं, साथ में n बाइट लगेंगे, जहां पर आपको स्टोर करना पड़ेगा इस पॉइंटर वेरिएबल को भी। अच्छा, ये n डिपेंड करेगा कि सिस्टम कितनी वैल्यू देता है उसको, कितनी जगह देता है, 2 बाइट या 4 बाइट या मोर। तो ये हमने कुछ सवाल लिए C++ के, और भी लेंगे आगे। बहुत शुक्रिया।